चुनाव की तैयारी कौन किस पर भारी। जी हां, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव में जीत को लेकर है। लोकसभा चुनाव के हार के बाद एक 2027 से पहले लिटमस टेस्ट की तरह है। इस उपचुनाव से 2027 की झलक भी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक तरह की संजीवनी दी है और इसी संजीवनी से दोनों पार्टियां बहुत उत्साहित हैं। लेकिन दोनों दल जिस गठबंधन की गांठ को अटूट बता रहे थे, उस गठबंधन में अब दरार पड़ती नजर आ रही है और उसका कारण है कांग्रेस का एक फैसला। जहां अखिलेश यादव एक एक विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठकें कर रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने हर सीट पर प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी है, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों दल फिर से एकला चलो की राह पर बढ़ चले हैं। इस सवाल का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा। समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। समाजवादी पार्टी ने जब गठबंधन करती है, चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ देती है। 17 में उन्हें हाथ का साथ पकड़ा था, चुनाव बाद छोड़ दिया। 2019 के चुनाव में हाथी को साथी बनाया था, चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म कर दिया। 2022 में महान दल सुभाषपा जैसे छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म हो गया। अब 2024 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ लड़ा जरूर था, लेकिन अब 2024 खत्म हो गया है, गठबंधन खत्म हो जाना चाहिए। और जिस तरह के उपचुनाव में रस्साकसी दिखाई पड़ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर के, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 10 सीटों की हो रही है, जहां जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं ये 10 सीटें क्यों खास हैं और इनके खास होने के कारण क्या हैं। शुरुआत करते हैं अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट से। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। 2012 में यह सीट समाजवादी पार्टी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में समाजवादी पार्टी ने कड़े मुकाबले में 6% के अंतर से बीजेपी को हराकर सीट दोबारा हासिल कर ली और यहां बीएसपी ने 7% वोट हासिल कर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। इस सीट पर ब्राह्मणों और दलितों का अच्छा प्रभाव है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने यहां कमान संभाली है, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है। ये क्या है, कैसा गठबंधन है आप लोगों का? देखते हैं, अभी क्या मैंने देखा नहीं, इस पर स्टडी किया नहीं, मालूम नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो इस पर टिप्पणी नहीं करूँ। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे यूपी उपचुनाव? ऐसा मैंने कहा कि मैं यूपी के प्रभारी से एक बार बात करूंगा कि क्या निर्णय हुआ, क्या बात हुई है, तो उसके बाद आपको टिप्पणी करूँगा। अब बात करते हैं करहल सीट की। करहल सीट एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है और ये सीट मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आती है। ये पारंपरिक रूप से यादव परिवार की सीट है। बीजेपी ने अपने चुनावी इतिहास में ये सीट कभी नहीं जीती है। कटेहरी में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही जातीय समीकरण है। कटेहरी सीट एसपी नेता लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के बाद खाली हुई है और यहां पर एसपी और लालजी वर्मा का बड़ा वर्चस्व रहा है। पूर्वांचल की सीट पर यादवों और दलितों का अच्छा प्रभाव है और ये वोटर जिसके भी साथ गए उसकी जीत तय है। मीरापुर सीट रालोद के चंदन चौहान के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। 2012 में यह सीट बीएसपी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में आरएलडी ने एसपी के साथ गठबंधन कर यह सीट हासिल की थी। इस सीट पर जाटों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है। अब बात करते हैं गाजियाबाद सीट की। बीजेपी के अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहां बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है और उसका कारण है वैश्य समाज, जो ज्यादातर बीजेपी के साथ ही जुड़ता रहा है। फूलपुर सीट की चर्चा भी खूब हो रही है। इस सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री सांसद चुने जाते थे और बीजेपी के प्रवीण पटेल के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। 2012 में यह सीट समाजवादी पार्टी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में 1% के अंतर से सीट बरकरार रखी। यहां यादवों और दलितों का अच्छा प्रभाव है, जो निर्णायक भूमिका में नजर आ सकते हैं।
सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं और इरफान सोलंकी के दोषी साबित होने के बाद ये सीट खाली हुई है। ये एसपी की बहुत मजबूत सीट है क्योंकि पिछले 3 चुनाव में एसपी ने यहां लगातार जीत हासिल की है। खैर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। अनूप सिंह के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत है। इस सीट पर जाटों, ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है और पिछले नतीजों को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे। भदोही की मझावा सीट की बात करें तो विनोद कुमार बिंद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इसमें यादव, मौर्य, निषाद, दलित, ब्राह्मणों का अच्छा प्रभाव है और इस सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी मजबूत है। हालांकि यहां पर बीएसपी का भी वोट बैंक अच्छा खासा है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं एसपी की सबसे मजबूत सीट कुंदरकी की। यहाँ पर एसपी 2012, 2017 और 2022 में जीती है और मुस्लिम बहुल सीट होने के नाते एसपी को एक तरफा वोट मिलते हैं और इस बार भी माना जा रहा है कि जियाउर रहमान वर्ग के सांसद बनने पर खाली हुई इस सीट से एसपी उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। कई बार कयासों और पुराने नतीजों से हटकर चौंकाने वाले नतीजे आते हैं और कई बार सीटें बढ़ाने बचाने की संभावनाओं पर भी विपरीत असर पड़ता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और उसके फैसले हमेशा शिरोधार्य होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।